नमस्कार साथियों, आज बीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ और रेट कांस्टेंट के बारे में। तो देखते हैं रेट लॉ की डिफिनेशन कैसी होती है, क्या होगी, ठीक है ना। पहले देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट अपॉन द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो रेट जो रिएक्शन होती है उसकी कंसंट्रेशन पर क्या निर्भरता होती है, पहले हम इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, चलिए ये रेट लॉ, इफ़ वी फॉलो अ केमिकल रिएक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, उसको हम समय के साथ उस रिएक्शन को देखेंगे अगर, तो उसमें क्या होगा, क्या क्या इसमें चेंजेज आएंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है ना। इफ़ वी फॉलो अ केमिकल रिएक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी फाउंड दैट रेट स्लोली डिक्रीजेज एज द रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड, ठीक है ना। बेसिकली आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है, अब ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे इसका जो भी कंसंट्रेशन रहा होगा इनिशियल में, ये आपका 100% में रहा होगा। अभी आपका ये इनिशियल में क्या होगा, ये प्रारंभिक अवस्था बात की जाएगी, ठीक है ना, इनिशियल में। और यहाँ पे भी ये 0 रहा होगा इसका कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि पहले क्या होता है, शुरुआत में इसका क्या रहा होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उस समय क्या होगा, रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले क्या होगा, जब 0% होगा तो ये रिएक्शन जो होगी काफ़ी तेज़ी से होगी, ठीक है ना, क्योंकि जब ये आपके इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा तो उस समय पे रिएक्शन होना स्टॉप हो जाती है। लेकिन जब ये इसका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0% पे है, बिल्कुल भी नहीं है, तो उस समय ये रिएक्शन काफ़ी तेज़ी से होगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने वाला होता है, तो उस समय पे रिएक्शन जो होती है स्लो होना शुरू हो जाती है, ठीक ना। तो यही बताया जा रहा है कि इफ़ वी फाउंड दैट इट्स रेट स्लोली डिक्रीजेज एज द रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड, ठीक ना। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता जाता है, तो इसका जो रेट होता है वो आपका स्लो होता जाता है, ठीक ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट राइज टू द सम ऑफ पावर, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का जो रेट होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, ठीक है ना। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा उसके प्रोपोर्शनल होगी, और जो भी आप देखेंगे रिएक्शन के आगे जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो यहाँ पे इसकी पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यही बताया जा रहा है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट राइज टू द सम पावर, ठीक है ना। तो इसमें जो भी रिएक्टेंट में जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उसको हम यहाँ पे पावर के तौर पे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना। तो ये आपकी रेट की डिफिनेशन हुई, ठीक है, रेट लॉ की डिफिनेशन होती है। अब देखते हैं एग्जाम्पल से। अब मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट है, एक्स ए और बी आपके कोई एक रिएक्टेंट है और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, ये जो एक्स लिखा है ये आपका बताता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, और ये बताता है कि आपका जो ए मालिक्यूल है वो कितना है, ठीक ना। जैसे वाई है, ए बी जो रिएक्टेंट है वो वाई आपका बताएगा कि कितने मालिक्यूल ये है, ठीक ना। आपका फिर आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को हम लिखना चाहेंगे, जो आपका ये आपका रिएक्टेंट है और आपका ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर इसको हम रेट में लिखना चाहेंगे तो रेट क्या बताया गया आपको कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से, ठीक है। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा उसके आपके प्रोपोर्शनल होता है, और जो भी इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं और इसके पावर इसको हम कर देते हैं, ठीक है ना। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा उसकी हम पावर को लगा देते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर हम इस चीज़ का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, तो रेट लिखेंगे पहले, ठीक है। अब रेट क्या बताएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के, तो रिएक्टेंट आपका ये है। अब लिखेंगे ए, ठीक है, जो आपका रिएक्टेंट है, और एक्स आपका यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो उसको हम यहाँ पे पावर के तौर पे लिख देंगे, ठीक है ना। ये आपका एक्स हो जाएगा। वापस हम देखेंगे बी आपका रिएक्टेंट है तो बी लिखेंगे, और इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाई है उसको यहाँ पे एज ए पावर लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग रेट को प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। वापस इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल चिन्ह लगा है उसको अगर हटाना चाहेंगे तो रेट इजकल टू कर देंगे हम लोग, रेट अब बराबर कर देंगे इसकी बात, ठीक है। रेट इजकल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लगाते हैं
रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पर आप के देख रहे हैं, के को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आसानी से यहाँ देख सकते हैं, वेयर एक्स एंड वाई आर कोफिशिएंट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है ना। वी कैन एक्सप्रेस एज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका रिएक्टेंट है ये, ठीक है। अब रेट इज इक्वल टू आपका के लगा दिया गया है जिसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसके बाद आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। तो वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ वही चीज़ें लिखी गई यहाँ पे। अब देखते हैं द एबव इक्वेशन इज नोन एज द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, ठीक है ना। तो जो पहले की रिएक्शन है ये, ठीक है, ये जो रिएक्शन आपको दिखाई गई हैं ये चीज़ें, इसको बोलते हैं रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन, ठीक है। अब हम रेट लॉ को अगर डिफाइन करना चाहेंगे मैथमेटिकल टर्म में तो वो कैसे हो सकता है, रेट लॉ इज डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो रेट लॉ को हमने कैसे डिफाइन किया है, बेसिकली ये बताया गया है कि रेट आपका जो रेट लॉ को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो मैथमेटिकल टर्म में तो आपको यही बताया गया है कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू पावर एक्स बी टू पावर वाई, ठीक है। और ये हम एक चीज़ देखेंगे, ये चीज़ें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका रिएक्टेंट ही है, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट ही है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है कि मैथमेटिकल टर्म में अगर हम रेट लॉ को डिफाइन करना अगर चाह रहे हैं तो वो आपका रेट जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यह देख लीजिए, द रेट लॉ इज डिफाइंड एज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम रेट लॉ को डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं द कांस्टेंट के इन द रेट लॉ इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है जहाँ आप देख रहे हैं के जो लिखा होता है इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, इसी को हम लोग रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब देखते हैं रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, आखिरकार रेट कांस्टेंट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इस चीज़ को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इफ ऑल द कंसंट्रेशन वेर सेट इक्वल टू यूनिटी, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात की जाए यहाँ पे जो हम यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग देखे थे के था यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपका था, ठीक है, ठीक है, जो पावर होगी यहाँ पे बाकी। अब हम मान लीजिए यहाँ बताया जा रहा है कि अगर रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है उसको हम एक यूनिट के तौर पे अगर रख देंगे, यूनिट मतलब हुआ एक रख देंगे, ठीक है ना। यूनिटी मतलब हुआ कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसको अगर हम एक मान लेंगे तो जो रेट कांस्टेंट होगा वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो अगर देख लेते हैं इस चीज़ को, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। जो रेट कांस्टेंट होगा क्या होगा आपका, वो आपके रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है, इफ ऑल द कंसंट्रेशन वेर सेट टू इक्वल टू यूनिटी, ठीक है ना। तो अब इक्वलिटी जैसे रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है ये पूरे जैसे नॉर्मली अगर हम लोगों ने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या था आपका, ठीक है, वो था आपका के इक्वल टू ए टू पावर एक्स और बी टू पावर वाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लें, ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे हम, रेट इक्वल टू के, अब बताया गया कि हम कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उसको हम यूनिटी मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, एक और वाई आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए लिए हम लोग क्या किया, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसको एज ए यूनिट मान लिया, उसको हम एक मान लिए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो रेट इक्वल टू आपका रेट इक्वल टू के हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को एज ए यूनिटी मान लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वही आपका रेट कांस्टेंट की डिफिनेशन होगी, ठीक है ना। तो यहीं पे आपके यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट लार्ज वैल्यू ऑफ के इंडिकेट फास्ट रिएक्शन, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर हम ये बताया जा रहा पे कि अगर रेट जो है जो, ठीक है, रेट आपका के बराबर है, ठीक है ना। अब के अगर आपका रेट बताया जा रहा है कि के बराबर है, के बराबर आपका है, अगर के की वैल्यू, ठीक है, अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा होगी उतना तेज़ी से आपका रिएक्शन बढ़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर के की वैल्यू जैसे जैसे घटती जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आपकी कम होती जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर इस चीज़ देखना चाहेंगे, मान लीजिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट है, ठीक है।
अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि के की वैल्यू अगर मान लीजिए हम 5 से लिख दे रहे हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा अब यहाँ पे रेट आपके 5 हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। अगर यही हम के की वैल्यू अगर मान लीजिए 2 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं तो कम हो जा रहा है, ठीक है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो रही है वो भी आपकी घटती जा रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे जैसे रेट कांस्टेंट हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन की वो आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो यही लिखा है यहाँ पे, इट मीन्स दैट लार्ज वैल्यू ऑफ के जो आपका रेट कांस्टेंट है इंडिकेट फास्ट रिएक्शन, ठीक है। जो ऐसे आपका के की वैल्यू का ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन है वो तेज़ी से हो रही है। एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ के इंडिकेट द स्लो रिएक्शन, ठीक है ना। तो किसी भी रिएक्शन में अगर के की वैल्यू अगर ज़्यादा लिखी गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है। अगर मान लीजिए उसमें कम के की वैल्यू कम है तो इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन आपकी स्लो हो रही है, ठीक है। ईच रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इट्स ओन रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो सब रिएक्शन के लिए एक अपना अलग अलग रेट कांस्टेंट होता है, हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है ना। जो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर डिपेंड करती है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो जो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो समझिए इस प्रकार से, ठीक है। जो रेट कांस्टेंट होता है ये टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, ठीक है ना, टेम्परेचर घट रहा है बढ़ रहा है, ठीक है ना, उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन रेट कांस्टेंट जो आपका कंसंट्रेशन की वैल्यू पे, कंसंट्रेशन किसका रिएक्टेंट का ज़्यादा है कि कम है उस चीज़ पे आपका ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से रेट कांस्टेंट के बारे में आप जान सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पहले देखते हैं। इट इज स्पीड एट विच द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि ये आपका ये गति बताता है, तीव्रता बताता है कि कोई भी रिएक्शन है कितनी तेज़ी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है। जबकि अब देखते हैं इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन द रेट लॉ एंड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी, ठीक है ना। तो ये बताया जा रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वही आपका रेट कांस्टेंट होता है। बस इसमें यह ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम एज ए यूनिटी मानते हैं, वहाँ पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है उसको हम 1 रख लेते हैं, ठीक है ना, 1 को हम मान लेते हैं। इट इज मेजर्ड एज द रेट डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक ना। तो यहाँ पर हम अगर मेजर करते हैं, अगर हम यहाँ पे मापना चाहेंगे तो होता क्या है, जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपका बढ़ता जाता है। इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ये जो प्रारंभिक अवस्था में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है उस पर डिपेंड करती है। जबकि रेट कांस्टेंट आपका ऐसा कुछ नहीं होता, इस पर ये बिल्कुल निर्भर नहीं करती कि आपका जो इनिशियल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है कि नहीं है, ठीक ना, जीरो है कि नहीं है, मतलब कुल मिला कि ये निर्भर नहीं करती है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है ना। ये आपके रेट कांस्टेंट के बारे में है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में ही देख सकते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक है।